राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और वीडियो किस चीज़ की है, वो है इंडक्टर यानी प्रेरित्र। इंडक्टर होता क्या है उसके बारे में आज आप पूरी चर्चा करते हैं। आपने पीछे क्लासों में पूरी जानकारी ली होगी RLC सर्किट के बारे में। इस चीज़ के बारे में RLC, R रेजिस्टेंस हो गया, L इंडक्टेंस हो गया और C क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। वो गुण होते हैं, लेकिन एक होता है रजिस्टर, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। ये होता है युक्ति। तो आज आप चर्चा कर रहे हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर क्या चीज है? इंडक्टर प्रेरित्र ये क्या है? इंडक्टर या प्रेरित्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति। अब मैंने युक्ति क्यों लिखा, यह चीज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। इंडक्टर क्या है? युक्ति है। क्या है? युक्ति है। और क्या करती है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति या किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित करने वाली युक्ति है। कौन सी है? संचित करने वाली। संचित करने वाली। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर क्या चीज था? आवेश को विभव के रूप में संचित करने वाला। ये क्या करता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित करने वाली युक्ति है। युक्ति है यानी डिवाइस है। तो करने वाला गुण क्या होगा? फिर वो चीज पढ़नी है अपने को। वो होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यानी प्रेरण। वो क्या चीज है? ये तो युक्ति है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित करने वाली युक्ति। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित करने वाला गुण क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। ये तो है युक्ति और ये है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने वाला गुण। अब दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ये तो है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने वाला गुण, वो तो है इंडक्टेंस। और धारा उत्पन्न करने वाली चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, वो है इंडक्टर। वो डिवाइस है और ये गुण है यानी इंडक्टेंस है। इसकी इकाई क्या है? हेनरी। मात्रक क्या है इंडक्टेंस का? हेनरी या एच से लिखते हैं। हेनरी या एच से लिखते हैं किसको? इंडक्टेंस की इकाई को। इसके बाद बात आती है, जैसे आपने कैपेसिटेंस में पढ़ा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या आता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणीय प्रतिघात। प्रेरणीय प्रतिघात। अब ये क्या चीज है? जिस प्रकार आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, जिस प्रकार आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा, उसी प्रकार है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणीय प्रतिघात। किसी विद्युतीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने में जो बाधा उत्पन्न होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा उत्पन्न करने में जो बाधा उत्पन्न आती है, जो बाधा उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक क्या है? बाधा। जब भी बाधा की बात आएगी तो उनका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। उनका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या चीज? इसको लिखते हैं XL से। किससे लिखते हैं? XL से। और XL बराबर क्या होता है? 2πf। XL बराबर क्या होता है? 2πf। सॉरी, XL बराबर होता है 2πfl। या लिख सकते हैं आप XL बराबर ओमेगा एल। क्या लिख सकते हैं? XL बराबर ओमेगा एल। अब ओमेगा बराबर क्या होता है? वो होता है 2πf। तो XL क्या लिख सकते हैं फिर टोटली? 2πfl। 2πfl। अब बात आती है भी XL है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो निर्भर किस पर करता है?
इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी प्रेरणीय प्रतिघात है निर्भर किस पर करता है? तो एक्सएल किस पर निर्भर करता है वो अपन देख लेते हैं। एक्सएल किस पर आधारित है या किस पर निर्भर करता है, दोनों में से आप जैसा समझो। एक्सएल किस पर निर्भर करता है या एक्सएल किस पर आधारित है? एक्सएल है क्या चीज? प्रेरणीय प्रतिघात। प्रेरणीय प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर हमने लिखा 2 पाई एफ एल। अब एल क्या है? एल है इंडक्टेंस। एल क्या है? इंडक्टेंस। तो एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्सएल बराबर क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा, एक्सएल भी बढ़ेगा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रेरणीय प्रतिघात भी बढ़ेगा। जब इंडक्टेंस बढ़ेगा एल बढ़ेगा। जब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो प्रेरणीय प्रतिघात भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। प्रेरणीय प्रतिघात भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। बात आ गई एक्सएल किसके ऊपर निर्भर करता है? तो 2 पाई एफ एल यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा, अगर इंडक्टेंस बढ़ेगा तो अपना एक्सएल बढ़ेगा। इसके बाद बात आती है आपकी प्रेरण क्रोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? क्रोड हिंदी में है कोर, इसको बोलते हैं CORE, CORE या क्रोड। इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। क्रोड के प्रकार, प्रेरण क्रोड के प्रकार। अब ये क्या है? पहला है वायु क्रोड। वायु क्रोड यानी इसमें कोई कोर नहीं है, यानी इसमें क्या है? कोई कोर नहीं है, क्रोड नहीं है। वायु क्रोड यानी हवा में है, इंडक्टर लगा हुआ है। क्या है? हवा में इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर का सिंबल क्या है? इंडक्टर का सिंबल है ये। इसको किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। इंडक्टर का सिंबल कौन सा है? ये है। हवा में लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, किसी पर भी नहीं है, सीधी कुंडली बनी हुई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिखना क्या है आप समझ गए, बिना किसी क्रोड के ऊपर मतलब तारों के लपेटे या इंडक्टर लगा हुआ है, तो वो क्या है? इसकी मैं सीधी बात करूं तो संतृप्तता की स्थिति में क्या होगा? संतृप्तता की स्थिति में, संतृप्तता की स्थिति में टर्न की संख्या बढ़ाकर, टर्न की संख्या बढ़ाकर चुंबकशीलता को बढ़ाया जा सकता है। अब टर्न कैसे बढ़ेंगे और कैसे? संतृप्तता क्या चीज है? जब ये वायु क्रोड है जो सीधा मैंने बता दिया अभी लपेटे लगे हुए हैं तारों के, वो इंडक्टर है, उसमें कोई क्रोड नहीं है, सीधी टर्न बनी हुई है। तो यहाँ क्या लिख दिया? संतृप्तता। संतृप्तता क्या है? अगर किसी चीज पर लगाते हैं, जैसे धारा में बढ़ोतरी करते जाएंगे तो चुंबकशीलता है या चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब धारा में बढ़ोतरी करने पर भी चुंबकशीलता में कोई फर्क नहीं आएगा, वो है संतृप्तता, सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्तता बिंदु। यानी धारा इनपुट बढ़ाने पर भी आउटपुट में कोई परिवर्तन ना हो, वो उसकी संतृप्तता बिंदु होता है। तो क्या है? संतृप्तता जब स्थिति आएगी, टर्न की संख्या बढ़ाकर क्या करना है? टर्न की संख्या बढ़ा देनी है। जैसे यहां तक है तो इसकी संख्या बढ़ा देनी है। संख्या बढ़ाकर चुंबकशीलता को बढ़ाया जा सकता है। टर्न की संख्या बढ़ाकर चुंबकशीलता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात आती है आपकी लोहा क्रोड की। दूसरी बात आती है आपकी लोहा क्रोड या आयरन कोर। ये क्या है? उच्च शक्ति और उच्च विभव में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति और उच्च विभव में प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति व उच्च विभव में इसका प्रयोग होता है। किसका होता है? लोहा क्रोड का प्रयोग होता है।
लोहा क्रोड का या आयरन कोर का। अब क्या है, अब इंडक्टर क्या है, लोहा क्रोड या आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है। अब क्या है, उच्च शक्ति व उच्च विभव में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, लोहा क्रोड का। और यूज कहाँ होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कौन सी क्रोड का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो है लोहा क्रोड का, यानी सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग। अब होता कहाँ है, ट्रांसफार्मर में। कहाँ यूज होता है लोहा क्रोड का, ट्रांसफार्मर में। लोहा क्रोड का प्रयोग कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में। इसके बाद बात आती है आपकी फेराइट क्रोड की। इसके बाद बात आती है आपकी फेराइट क्रोड की। फेराइट क्रोड, फेराइट क्रोड, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका, उच्च आवृत्ति में। उच्च आवृत्ति में इसका प्रयोग किया जाता है, उच्च आवृत्ति में प्रयोग होता है। फेराइट क्रोड का प्रयोग कहाँ होता है, उच्च आवृत्ति में प्रयोग किया जाता है। फेराइट क्रोड है क्या चीज, लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन, उच्च आवृत्ति में प्रयोग किया जाता है फेराइट क्रोड का। फेराइट क्रोड बनी किसकी है, लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन की बनी हुई है, उच्च आवृत्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात आती है आपकी एनर्जी की। जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा 1/2 CV², वो क्या है, उसकी एनर्जी है, ऊर्जा है जो उसमें संचित हो रही है। इसमें क्या होगा, 1/2 LI²। अब कैपेसिटर में यहाँ V था और इंडक्टर में अपना I आ गया। ये कैसे आ गया, कैपेसिटर तो आवेश को विभव के रूप में संचित करता है और इंडक्टर क्या करता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में धारा के रूप में संचित करता है। तो धारा को आप किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। तो E बराबर क्या हो गया, एनर्जी बराबर क्या हो गया, ऊर्जा बराबर क्या हो गया, 1/2 LI²। और इसका मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जी जूल, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। एक चीज आपने पढ़ी होगी, RLC सर्किट आप सुनते हैं, RLC आज आपने कंप्लीट भी कर लिया, रेजिस्टेंस आपका कंप्लीट हो गया, कैपेसिटर आपका कंप्लीट हो गया, इंडक्टर आपका आज कंप्लीट यहाँ होने वाला है। तो एक चीज आप पढ़ते हो, RLC क्या है, क्वेश्चन आता है, वो मैं पहले बता देता हूं आपको। RLC तीनों नियंतांक होते हैं, तीनों नियंतांक होते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, तो भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। आरएलसी क्या करते हैं, भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। ये नियंत्रक होते हैं जब तक इसके ताप और दाब में परिवर्तन ना किया जाए, ताप एंड दाब पर, जब तक इसके ताप और दाब में परिवर्तन ना हो। ये चीज मैंने आपको तीनों अलग अलग रूप से बता दी है, ताप एंड दाब में परिवर्तन ना हो। क्या है, RLC तीनों सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों नियंत्रक होते हैं, भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं जब तक कि इसमें ताप और दाब में परिवर्तन ना हो। अब बात आती है इनके संयोजन की। आपने रेजिस्टेंस का संयोजन पढ़ लिया, श्रेणी और समानांतर। आपने कैपेसिटर का पढ़ लिया जो उनका उल्टा था, जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है श्रेणी में R1 + R2, उसी प्रकार आपका इंडक्टर L1 + L2 जुड़ेगा, लेकिन कैपेसिटर इनका उल्टा होता है। तो कैपेसिटर आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा। अब संयोजन करते हैं आप इंडक्टर का, प्रेरित्र का, प्रेरित्र का संयोजन या इंडक्टर का कनेक्शन। तो वो होते हैं दो प्रकार के, एक हो गया आपका श्रेणी यानी सीरीज, एक हो गया आपका समानांतर यानी पैरेलल। अब कनेक्शन होते कैसे हैं वो देखना आपको। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन या श्रेणी कनेक्शन। ये हो गया L1 L2 L3। L1 L2 L3 जब एक से एक पर कह सकते हैं आप सीरीज में एक से एक जुड़े हों तो वो होता है आपका श्रेणी संयोजन।
उसमें टोटल आपका इंडक्टेंस क्या होगा, एल क्या होगा, एल टी बराबर क्या होगा, तो एल टी बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, जितना भी आएगा वो आपका एल टी यानी इन टोटल इंडक्टेंस हो जाएगा। इसके बाद बात आती है आपकी समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में इंडक्टेंस या सॉरी इंडक्टर कैसे जुड़ते हैं वो आप देख लो। कनेक्शन सारे सेम है, चाहे रेजिस्टेंस जोड़ना हो, चाहे कैपेसिटर जोड़ना हो, चाहे आपको इंडक्टर जोड़ना हो, सीरीज और पैरेलल हमेशा समान रहेंगे। सीरीज और पैरेलल हमेशा कनेक्शन समान रहेंगे। अब बात आती है L1, L2 और L3। अब बात करें अगर LT की, यानी टोटल है इंडक्टेंस की, टोटल है प्रेरित्र की, वो क्या होगा, 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ये हो जाएगा इसका टोटल इंडक्टेंस। क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस। ये आपने देख लिया, ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैपेसिटेंस और अपना इंडक्टेंस के बीच में, वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। क्या है, कैपेसिटर को मैं लिख सकता हूं संधारित्र या कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। कैपेसिटर में धारा विभव से अग्रगामी होती है, यानी कैपेसिटर में धारा क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री करंट क्या करता है, लीड करता है। करंट क्या करता है, लीड करता है। कैपेसिटर में धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अग्रगामी का मतलब लीड कर रही है। दूसरी बात आती है आपकी इंडक्टर की, यानी प्रेरित्र। प्रेरित्र या इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, प्रेरित्र में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, यानी लैग करती है, पश्चगामी होती है। ये आप पढ़ेंगे, पश्चगामी क्या है, लीडिंग क्या है, लैगिंग क्या है। प्रेरित्र में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, यानी लैगिंग होती है। अब बात आती है आपकी रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की। प्रतिरोधीय परिपथ। प्रतिरोधीय परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध में धारा व विभव, प्रतिरोध में धारा व विभव दोनों इन फेज होते हैं। क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, यानी V समानुपाती I, R बराबर V/I, V समानुपाती I। प्रतिरोधीय परिपथ में क्या होता है, धारा और विभव दोनों इन फेज चलती है। कैपेसिटर में क्या होता है, धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, लीडिंग होती है। प्रेरित्र इंडक्टर में क्या होता है, धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, यानी लैगिंग होती है। अब लैगिंग, लीडिंग और इन फेज क्या चीज है, उस चीज के बारे में अपना चर्चा करते हैं। ये कोई सर्किट है, कहीं से भी मान लो, क्या करता है, आई चलती है यहां से यहां तक, ये क्या है, आई है, ये क्या है, आई है। ये आई है जो ए से बी तक रास्ता पूर्ण करती है, ए से बी तक रास्ता पूर्ण करती है। अब क्या है, वी भी यहीं से चलता है, वी भी यहीं से चलता है और यहां तक रास्ता पूरा करता है। आपका वी क्या करता है, ए से बी तक रास्ता पूरा करता है। सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊं, वोल्टेज और करंट एक समान समय में समान दिशा तक शुरू में साथ चले और लास्ट तक साथ रहे, यानी उन्होंने शुरू भी साथ में किया और समाप्त भी साथ में किया, तो धारा और विभव क्या है, दोनों इन फेज है। इन फेज है, इन फेज का मतलब दोनों ने
शुरुआत भी एक जगह से करी और अंत भी एक जगह पर किया, वो क्या है, धारा और विभव दोनों इन फेज में है, इन फेज में है। अब इसके बाद बात आती है आपकी ए से बी तक की तरफ, ए से बी की तरफ धारा ने रास्ता शुरू किया और यहां तक खत्म कर दिया। धारा ने रास्ता ए से बी तक शुरू किया और बी तक खत्म कर दिया, ए से शुरू किया। वोल्टेज क्या करती है, बाद में तो शुरू होती है और बाद में ही आपका रास्ता खत्म करती है। मतलब एक जगह से पहले करंट चला, उसने क्या पहले करंट चल दिया और लास्ट में करंट पहले ही पहुंच गया। और धारा ने क्या किया, धारा ने पहले चलना शुरू किया और पहले ही अपना पहले पहुंच गई किससे, वोल्टेज से। और वोल्टेज ने बाद में तो शुरू चलना किया और बाद में ही पहुंचा, वो क्या होता है, आउट ऑफ फेज। यानी दोनों समान रूप से न चलकर और समान समय में एक जगह ना पहुंचना, वो होता है आउट ऑफ फेज। इन फेज होता है दोनों एक जगह से शुरू होते हैं और एक जगह पर लास्ट में जाकर एक टाइम में समाप्त करना, वो होता है आपका इन फेज। और अलग अलग समय में रास्ता तय करके अलग अलग जगह में पहुंचे, आउट ऑफ फेज। दोनों सेम जगह पर पहुंच जाए और सेम टाइम में पहुंच जाए, वो है आपका इन फेज। अब बात आती है आपकी आर, एल और सी, तीनों हमने पढ़ लिया। बात आती है पावर फैक्टर की। वैसे तो ऐसी थ्योरी में पढ़ना है हमें, लेकिन नॉर्मली मैं बता दूं पावर फैक्टर क्या होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रजिस्टर या धारितीय प्रतिरोधीय परिपथ में क्या होता है आपका, पावर फैक्टर एक होता है, इकाई होता है। प्रतिरोधीय परिपथ, प्रतिरोधीय परिपथ, प्रतिरोधीय परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है आपका, इकाई या एक होता है। प्रतिरोधीय परिपथ में पावर फैक्टर आपका क्या होता है, इकाई या एक होता है। धारितीय परिपथ और एक होता है आपका प्रेरणीय परिपथ। धारितीय परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, वो होता है आपका शून्य। धारितीय परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन 90 डिग्री लीडिंग होता है, लेकिन 90 डिग्री लीडिंग होता है, वो मैंने आपको बता दिया। धारितीय परिपथ में धारा क्या है, विभव से 90 डिग्री लीड करती है। प्रेरणीय परिपथ में पावर फैक्टर आपका होता है 0, लेकिन 90 डिग्री क्या होता है, लैगिंग होता है, पीछे होता है, धारा विभव से पीछे होती है। ये लैगिंग है, ये है लीडिंग। तो इंडक्टर के बारे में आज अपन ने चर्चा कर ली। इंडक्टर है क्या चीज, एक युक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित करती है और संचित करने का गुण है वो इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है और अपना एल में जो अपनी इंडक्टेंस एनर्जी है, यानी आपने यहां पढ़ी है, ये रहा, जो ऊर्जा है वो किस रूप में संचित होगी या उसका सूत्र क्या है, तो E बराबर एनर्जी बराबर 1/2 Li²। आई क्यों लिखा गया, क्योंकि यह धारा को सिंचित करता है। कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को विभव के रूप में सिंचित करता है। एनर्जी की इकाई जूल है। फेराइट करोड़ पढ़ लिया, लोहा करोड़ पढ़ लिया, वायु कोर पढ़ लिया आपने, तीनों के तीनों पढ़ लिया। और RLC तीनों में अंतर आपने पढ़ लिया। RLC का सर्किट है वो आगे आप जब ऐसी थ्योरी में करोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर्किट पूछा जाएगा, वहां कौन सा सर्किट है, धारितीय परिपथ है या अपना प्रेरणीय परिपथ है या प्रतिरोधीय परिपथ है। तीनों के बारे में हमने जब चर्चा करी तो पावर फैक्टर के बारे में भी पढ़ा, कौन सा फैक्टर, पावर फैक्टर किस में लगता है, तो ये हो गया। प्रतिरोधीय परिपथ में इकाई पावर फैक्टर होगा क्योंकि इसमें धारा और विभव इन फेज चलती है। धारितीय परिपथ में पावर फैक्टर 0 होगा, यानी 90 डिग्री लीडिंग करेगा, और प्रेरणीय परिपथ में 90 डिग्री लैगिंग करेगा, लेकिन 0 इसका क्या होगा, पावर फैक्टर होगा। और तीनों का आपने जब पढ़ोगे आप ऐसी थ्योरी, तब इनके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि तीनों के बीच में अंतर क्या है और कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही।
इंडक्टर के बारे में यहीं आपकी क्लास ख़त्म होती है। ऐसी क्लास या ऐसी वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए स्मार्ट स्टडी विद साधुराम यूट्यूब चैनल पर। और जब आपको ये वीडियो समझ में आए या बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।